ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। अब जो है हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और यह है एकेडमिक सेशन 2022-23 का बैच। ठीक है, इस बैच में हमने दो प्रकार के क्लासेस स्टार्ट किए। एक है वीडियो लेक्चर के जरिए जो यूट्यूब पे आएगा, इसमें पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। दूसरा लाइव क्लासेस, जिनको पढ़ना है वो पेड क्लास है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस है। 2 महीने की फीस में बोल दीजिए या 3 महीने की फीस में आपका पूरे साल भर का कोर्स, सारे के सारे सब्जेक्ट का, पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट का वो, और उसके साथ ही बहुत ढेर सारी फैसिलिटीज भी। उसके लिए जो अगर डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है हम आपको लिंक डाल दे रहे हैं, आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको पूरा का पूरा जो है डिटेल मिल जाएगा कि पेड क्लास कैसे करना है। साथ ही साथ इस क्लास में अगर बात किया जाए तो वीडियो लेक्चर के जरिए भी तीनों के तीनों सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और एग्जाम से पहले, मतलब हमारे हिसाब से ये वीडियो लेक्चर के जरिए अगर कंप्लीट कराते हैं तो हमको लगता है कि दिसंबर तक हम जो है कोर्स को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और उसके बाद जनवरी फरवरी जो है लाइव क्लास के जरिए जो है हम रिवीजन क्लासेस भी देंगे, क्योंकि ज्ञान आश्रम का एक नियम है कि यहाँ पे केवल कोर्स ही कंप्लीट नहीं होता बल्कि रिवीजन भी पूरा कराया जाता है। सारे बच्चों को जो है 1 या 2 बार जो है पूरी तरह से रिवीजन भी मिल जाता है। ये हमारे पुराने रिकॉर्ड से आप देख सकते हैं। और हम लोग जो है मेहनत पूरी तरह से हमेशा टॉपर बनाने के लिए करते हैं, ना कि केवल एवरेज स्टूडेंट। हम लोग जो है टॉपर क्रिएट करना ही हमारा जो है खूबी है, हमारा जो है पैशन है, हमारा जो है शौक है। तो जो भी बच्चे ज्ञान आश्रम चैनल से पढ़ना चाहते हैं उन्हें क्या करना है, फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना, और उसके बाद जो है अपने क्लासेस को रेगुलर वे में करना है। साथ ही साथ आप अगर वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, क्योंकि सारे वीडियोस के लिंक वहीं पर जाते हैं, तो इसलिए उसको भी ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं हम लोग, आज पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपको पता है हम सबसे पहले अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से अगर बात किया जाए तो एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो है अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। या तो इस नाम से जाना जाता है या फिर होता है अलाभकारी संस्थाओं के लेखे, क्योंकि गैर व्यापारिक संस्थाओं को अलाभकारी संस्थाएं कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी इंग्लिश बोला जाए तो गैर व्यापारिक संस्थाओं को कहते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम लोग अलाभकारी संस्थाओं की बात करें तो इसको कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में अगर बोला जाए मतलब शॉर्टकट में तो उसको एनटीओ भी बोल सकते हैं और यहाँ पर इसको एनपीओ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस चैप्टर का शुरुआत होता है। ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लेकिन इसी वीडियो को करते करते पूरी कंप्लीट आपको जो है इसका एक एक न्यूमेरिकल के साथ, ये नहीं कि केवल थ्योरी चलेगा, सारे के सारे न्यूमेरिकल के साथ, हर तरह के न्यूमेरिकल के साथ, जिससे आपको बेहतर रूप से जो है चैप्टर समझ में आ जाए और आप अपने बुक का जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट कर ले और लगा ले। ठीक है, ये भी आपको सिखा दिया जाएगा इस चैनल पे, इस बात की पूरी तरह से गारंटी है अगर आप वीडियोस को लाइन से देखते हैं एज ए कोचिंग। पहली बात, यहां अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं, ये हम गारंटी देते हैं अपने तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ, लेकिन आपको जो है रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, सारे वीडियोस देखना पड़ेगा। बात करते हैं सबसे पहले कि ये संस्थाएं होता क्या। तो यहाँ पर हमने जो है इस संस्थाओं का मीनिंग लिखा है, हमने यहाँ पे हेडिंग दिया है गैर व्यापारिक संस्थाएं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए यहाँ पर जो बातें लिखा है कि विश्व में जितने भी प्रकार की संस्थाएं हैं, अगर उन्हें आर्थिक उद्देश्य के आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया। बात क्लियर है, अगर उन्हें आर्थिक उद्देश्य के आधार पर बांटा जाए तो वो कितने वर्ग में हो जाएंगे, तो 2 वर्ग में हो जाएंगे। पहला जो है संस्था का नाम है वो लाभकारी संस्था होगा, जो लाभ के लिए काम करते हैं, और दूसरा संस्था जो होगा वो क्या होगा, अलाभकारी संस्था है, जो लाभ के लिए नहीं काम करते। ठीक है, आर्थिक उद्देश्य के आधार पर, एक आर्थिक उद्देश्य इसका लाभ होता है, दूसरे का जो है आर्थिक उद्देश्य होता ही नहीं है, अलाभकारी संस्था होता है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए तो इस अध्याय में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इस अध्याय में हमें अलाभकारी संस्थाओं के बारे में ही जानना है। ठीक है, जिसे गैर व्यापारिक संस्थाओं के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर है, इसे हम लोग जो है गैर व्यापारिक संस्थाएं भी कहते हैं, क्योंकि हेडिंग भी गैर व्यापारिक संस्थाएं। अब ये होता क्या, मीनिंग के ऊपर बात करते हैं। तो बात होता है कि अलाभकारी संस्थाएं यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं से आशय उन संस्थाओं से है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। ठीक है, सीधी सी बात है, नाम से ही आप समझ सकते हैं इसका नाम क्या है, अलाभकारी संस्था है, यानी जो लाभ के लिए नहीं काम करेंगे। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना नहीं है। बात क्लियर है।
बल्कि क्या उद्देश्य होता है, बल्कि इनका उद्देश्य अपने सदस्यों, ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, ये सबसे पहले अपने सदस्यों पे ध्यान देते हैं, ठीक है, लाभकारी संस्थाएं सबसे पहले अपने सदस्यों के ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अपने सदस्यों की सेवा या फिर समाज की सेवा या फिर ओवरऑल समाज, ठीक है। जैसे अगर बाल सुधार वाली बात है तो बाल समाज की बात करेगा, बालकों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर ध्यान देगा। महिलाओं का अगर कोई ग्रुप है तो महिला समाज की बात करेगा, महिलाओं के ऊपर ध्यान देगा, ठीक है। एनजीओ वगैरह आप लोग जानते होंगे, एनजीओ ही ये है, लाभकारी संस्थाएं एनजीओ वगैरह ही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, समाज की सेवा या फिर उनका मनोरंजन। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो मनोरंजन के उद्देश्य से बने जाते हैं, जो भी क्लब्स वगैरह होते हैं वो सब क्या होते हैं, मनोरंजन के उद्देश्य से बनते हैं, ठीक है, मनोरंजन करना होता है। ये मुख्य रूप से हमने दो उद्देश्य लिया, पहला क्या है, एक है सेवा करना और दूसरा क्या है, मनोरंजन करना, ठीक है। इन संस्थाओं का यही मुख्य रूप से दो उद्देश्य होता है, ताकि इसके साथ ही साथ यह संस्थाएं क्या करते हैं, अपने सदस्यों तथा समाज के हितों की रक्षा भी करते हैं। जैसे हमने बताया ना, हितों की रक्षा, जैसे महिला को अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो महिला ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एनजीओ वगैरह है जो महिलाओं के हेल्प करता है, महिला उत्पीड़न पे काम करता है, उनके पास जाते हैं तो वो एनजीओ जो है उन महिला का पूरी तरह से सपोर्ट करता है, हर तरह का कानूनी रूप से तो बेहतर रूप से सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उनके हितों की रक्षा, अगर उनके हितों के साथ अगर कोई मिसबिहेव हुआ है, उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है, उनके हितों के उनके हितों के साथ खिलवाड़ हुआ है, जैसे क्या है दहेज प्रथा का उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न की वजह से जो है किसी महिला को कोई दिक्कत है, तो वो इस प्रकार के एनजीओ में जाके अपने जो है ससुराल वालों पे कोई ना कोई जो है केस वगैरह करवा सकते हैं और कंफर्म है कि वो जीतेगी भी। एनजीओ जिसके साथ हो जाता है उनका ताकत बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यही बात है, इनके जो हितों की रक्षा भी करता है। साथ ही साथ अब इनका हम एग्जाम्पल की बात करें, सारे प्रकार की जो संस्थाएं इसके अंतर्गत आएंगी, पहला उद्देश्य क्या है, अपने सदस्यों की सेवा, दूसरा समाज की सेवा, तीसरा सदस्यों या समाज का मनोरंजन करना, ठीक है, मनोरंजन करना, यही इनका मुख्य रूप से उद्देश्य है, और हितों की रक्षा करना। लाभ नहीं कमाना, लाभ इनके दिमाग में कहीं आता ही नहीं, इस प्रकार की संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना है ही नहीं। अगर बात किया जाए जैसे आता है अस्पताल, ठीक है, अस्पताल जो है इसमें सबसे पहली संस्था, अस्पताल जो होता है उसका क्या काम है, मरीजों की सेवा करना है, उसका मेन उद्देश्य यही है। हालांकि आजकल जो है व्यवसाय जगत है, सारे लोग व्यवसाय के चक्कर में ही भागते हैं, अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल जो है लाभ कमाने के लिए खुलते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए, बुक कीपिंग की बात की जाए, अकाउंटेंसी की बात की जाए, तो इसके अंदर माना जाता है कि वो लाभ के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनका मेन उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। अगर मेन उद्देश्य लाभ के चक्कर में रहेंगे तो शायद अस्पताल चले भी ना, ठीक है। लेकिन जनरली बोला जाता है कि अस्पताल जो है लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता, मतलब हम लोग को पढ़ना तो यही है। एक्चुअल वैसे सबको पता है कि आजकल क्या हो रहा है, सारे के सारे संस्थाएं लाभ कमा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य के तौर पे माना जाता है कि अस्पताल लाभ नहीं कमा रहा है। नेक्स्ट बात, विद्यालय भी आजकल जो है ऐसे हो गए हैं जो लाभ के लिए भागते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो बात हो गया। फिर अनाथालय, फिर विश्वविद्यालय, व्यायामशाला का मतलब जिम होता है, ठीक है, पुस्तकालय, लाइब्रेरीज वगैरह, धार्मिक संस्थाएं, मंदिर मस्जिद या फिर मठ या फिर आपका जो है जो भी मदरसा वगैरह होता है, ये सारे के सारे ये सब रिलीजियस ट्रस्ट हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी अलाभकारी संस्थाएं होता है। मंदिर में जाके लाभ तो मिलता नहीं ना, मंदिर लाभ कमाने के उद्देश्य से खुलता नहीं। आजकल हालांकि एक तरह से देखा जाए तो सब चीज का व्यवसायीकरण हो चुका है, लेकिन कहने के लिए लोग लाभ कमाने के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तो हो गया इनके बारे में पूरी तरह से मीनिंग। अब बात होता है इनका नोट, जो हम लोग का देखिए सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, अकाउंटेंसी। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोग को अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि अकाउंटेंसी में हम लोग को लेखांकन करना है। छोरी से हमें मतलब है, जानकारी हमें चाहिए, लेकिन मेन हमारा काम क्या है, लेखांकन, उनके जो सौदे हुए हैं उनको लिखना, ताकि भावी उद्देश्य में जैसे भी उनको जो भी जरूरत है उस लेखांकन का, उसका वो प्रयोग कर सके, ठीक है। तो हमें भी इसमें क्या सीखना है, इस चैप्टर में हमें भी उनकी अकाउंटिंग सीखना है। क्लास 11th में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो क्लास 11th में हम सारे बच्चों ने क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने एक सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकाकी व्यापार के लेखे पढ़ा है। क्लास 12th में आते ही आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। एक गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना लेखा कैसे करेंगे, दूसरा आपका जो है साझेदारी कैसे लेखा करता है, और फिर कंपनी कैसे लेखा करता है। इन तीनों के बारे में इस क्लास 12 में आपको पूरा सीखना है। पहला चैप्टर किसके बारे में है, गैर व्यापारिक संस्थाओं के बारे में। अब बात आता है, तो बोला है कि ये संस्थाएं, ये नोट करके इस बात को एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये संस्थाएं तथा पेशेवर व्यक्ति। अब ये नया चिड़िया कौन है, पेशेवर व्यक्ति कौन है, तो पेशेवर व्यक्ति का मतलब जानिएगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने विशिष्ट ज्ञान, योग्यता तथा प्रशिक्षण के आधार पर सेवाएं प्रदान करता है, उनको पेशेवर व्यक्ति कहा जाता है। विशिष्ट ज्ञान, योग्यता तथा प्रशिक्षण के आधार पर, जैसे डॉक्टरी की विशिष्ट पढ़ाई करता है, अपना प्रशिक्षण भी लेता है और उसके पास योग्यता होता है, तभी वो डॉक्टर बना है, ठीक है। जैसे अध्यापक,
अध्यापक टीचिंग के लिए अलग से डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करता है, जैसे बीएड और डीएलएड है, ठीक है। विशिष्ट पढ़ाई हो गया। प्रशिक्षण जो है टीचिंग के लिए जाता है, स्कूल वगैरह में पढ़ाकर प्रशिक्षण भी किया जाता है उन डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज के दौरान। और उसके साथ साथ क्या होता है, उसके बाद योग्यता, जिसके पास पढ़ाने की योग्यता होता है, ठीक है। जैसे आपका डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, अध्यापक हो गया, इन सब की क्या है, अपनी अपनी विशेष जो है योग्यता भी है, प्रशिक्षण भी है और अपने विशेष जो है ज्ञान भी है, पढ़ाई भी है, ठीक है। विशेष ज्ञान, योग्यता तथा प्रशिक्षण, ऐसा के आधार पर जो व्यक्ति समाज की सेवा करता है, जो व्यक्ति सेवा भाव से कार्य करता है, लाभ को जो है अपना नजरअंदाज करता है, उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, पेशेवर व्यक्ति कहते हैं। जैसे आप जो है सारे चीज जान गए, ठीक है। अब इन दोनों के दोनों एक ये ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संस्था है, और दूसरा जो है पेशेवर व्यक्ति, ये सभी के सभी अपना जो लेखांकन है वो किस पद्धति के आधार पर रखते हैं, रोकड़ पद्धति यानी कैश सिस्टम। देखिए हम लोग के लेखांकन के जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, जिसमें से 2 प्रकार लगभग विलुप्त हो चुका है और 2 का ही बेहतर तरीके से यूज हो रहा है। 4 लेखांकन की प्रणालियां हैं प्रमुख रूप से। सबसे पहला जो होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, इकहरा लेखा प्रणाली, जो लगभग विलुप्त हो चुका है। थोड़ा मोड़ा सीबीएसई बोर्ड के जो है आपको बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी पैटर्न आपका लगा है तो आपके में भी इसके बारे में क्लास 11 में मिला होगा। दूसरा जो प्रणाली है वो है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, जिसको आपने जो है क्लास 11 में बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल से पढ़ा है। इन संस्थाओं को छोड़ के बाकी सारे के सारे लाभकारी संस्थाएं जो भी हैं, वो सारे के सारे व्यावसायिक संस्था उसी के आधार पर अपना जो है लेखांकन करती हैं, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर। तीसरा आपका आता है यही कैश सिस्टम। कैश सिस्टम रोकड़ प्रणाली, रोकड़ प्रणाली जो है वो अलाभकारी संस्थाएं तथा पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग होता है। लेकिन क्यों प्रयोग होता है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हम चीजों को रटेंगे नहीं, हम चीजों को जानेंगे। और किस तरह से जानेंगे, क्यों के साथ जानेंगे, क्योंकि क्यों के साथ जानने पे वो चीजें आजीवन दिमाग में रहते हैं, ठीक है। तो कारण क्या है, आप इन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इनका ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैसा होता है, कैश ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। नगद लेन देन में ही इनका ज्यादातर व्यवहार होता है, उधार इनकी जो है काम नहीं होता है। स्कूल में जाके आप उधार लगाते हैं, हॉस्पिटल में जाके क्या आप उधार लगाते हैं, नहीं लगता है, वहां पे आपको नगद रूप से देना ही पड़ता है। तो इनका ज्यादातर जो लेन देन है वो नगद के रूप में होता है, इसलिए ये अपनी प्रणाली कौन सा यूज करते हैं, ये अपनी रोकड़ प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो ये जितनी भी संस्थाएं, इनको रोकड़ प्रणाली के आधार पर ही लेखा किया जाता है। और रोकड़ प्रणाली में कुछ खाते बनते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे जो है चर्चा करेंगे। तो ये है आपका पहले चैप्टर का जो है एक तरह से बोला जाए इंट्रोडक्शन की वीडियो, ठीक है, कि चैप्टर है क्या। इस चैप्टर में हम लोग को कैश सिस्टम के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो है लेखांकन को समझना है। तो उम्मीद करते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या है ये आपको समझ में आ गया, पेशेवर व्यक्ति क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया, उसका जो है आपको पॉइंट समझ में आ गया, उसके एग्जाम्पल समझ में आ गया, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, और साथ ही साथ ये पता चल गया सबसे जरूरी कि ये सब अपना लेखा किस प्रकार से करते हैं, तो कैश सिस्टम से। ये बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इस कैश सिस्टम में हमें, इस चैप्टर में हमें किन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से जो है मतलब बोल लीजिए 4 चीजों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से आपको 3 चीजें बनाना इस चैप्टर में सीखना है, ठीक है। उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि रोकड़ प्रणाली में कौन कौन से खातों का प्रयोग होता है, क्या क्या चीजें हमें बनाना सीखना है इस चैप्टर के अंतर्गत, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो होता है रोकड़ पुस्तक। हालांकि ये आपको बनाना नहीं है, बस इसको जान लेना कि ये होता क्या है, इसके सहायता से क्या बनता है। रोकड़ पुस्तक यानी कैश बुक, ठीक है, रोकड़ पुस्तक यानी कैश बुक, इसके अंदर आपको इसके बारे में जानना है। दूसरा जो आपको बनाना है यहाँ पर, उसको कहते हैं आगम शोधन खाता। क्या कहते हैं, आगम शोधन खाता, या फिर इसको जो कहते हैं हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। इंग्लिश में कहेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। याद रखिएगा अकाउंटेंसी में इंग्लिश जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सबका जो है इंग्लिश आपको याद रखना है, ठीक है, यूज करना है, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, ये आपका जो है ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है। तीसरा जो आपको है उसको क्या कहते हैं, आय व्यय खाता। क्या कहते हैं इसको, आय व्यय खाता, ये तीसरा हो गया। इसको कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बात क्लियर है। और उसके बाद जो है हमारा, चौथा हमारा जो है उसको कहते हैं आर्थिक चिट्ठा। चौथा क्या है, उसको कहते हैं हम लोग आर्थिक चिट्ठा। ये हमारा जो है चौथा है, ठीक है। इसको कहते हैं इंग्लिश में बैलेंस शीट। ये आप लोगों ने बैलेंस शीट का नाम जो है क्लास 11 में भी जरूर सीखा होगा, जरूर सुना होगा। आप लोग थोड़ा मोड़ा इसको बनाना जानते जरूर होंगे, जो क्लास 11 में पढ़े हैं, अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। हालांकि हम आपको ये बताते हैं कि इस चैनल पे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है,
एकदम अकाउंट में 0 भी है तो आपको 100 हम बना के भेजेंगे, ये हमारे तरफ से गारंटी है। तो आप इससे डरिएगा मत कि हमने अकाउंटेंसी जो है या क्लास 11 में जो है हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया नहीं है, सर हमारा हो पाएगा कि नहीं, हम हैं आपका पूरा करवा देंगे, बस आपको ईमानदारी के साथ चैनल पे बने रहना है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानना है। तो जानना तो इन चारों चीज़ों के बारे में है, ये चारों के चारों चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना है, लेकिन हमें बनाना क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें आगम शोधन बनाना, खाता बनाना सीखना है, इस चैप्टर में हमें आय व्यय खाता बनाना सीखना है, और इस चैप्टर में हमें आर्थिक चिट्ठा बनाना सीखना है। जिसमें से मेन बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन किसके लिए कर रहे हैं, बोर्ड के लिए कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम में ये दोनों जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा, ये दोनों हम लोग को बनाने के लिए आता है। और आपको जो है सारे के सारे चीज़ों के बारे में थ्योरी और उसके साथ साथ जो है इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा, वो भी हर एक टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दीजिएगा। आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे आप जो है कोई भी स्टेट बोर्ड के हो जहां पर एनसीईआरटी पैटर्न चलता है, या किसी भी बोर्ड से हो जहां पर एनसीईआरटी पैटर्न चलता है, और आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो आप ज्ञान आश्रम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर पूरे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। बस इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सारा चीज अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो में जो है जाकर आपको जो है कमेंट करना है, अच्छे अच्छे नए बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना है, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, ताकि उनको भी चैनल के बारे में पता चले, और सभी के सभी बच्चे एक साथ एक ग्रुप में ज्ञान आश्रम परिवार बन के बहुत ही मन लगा के पूरी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर पाएं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बाय।